स्वागत है द स्टोरी बॉक्स के जादुई संसार में, जहां कहानी केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। आइए आज की कहानी के सफर पर चलते हैं। जब उज्जैनी की धरती सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी से भर रही थी, तब मालवा के सबसे प्रसिद्ध राजा, पराक्रमी और न्यायप्रिय भोज अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को निहार रहे थे। हवा में बसंत की मीठी सुगंध थी और महल के नीचे फैली बगियों से कोयले अपने मधुर स्वर में कुहूक रही थीं। उज्जैनी का ये नगर विद्वानों, कवियों और कलाकारों का केंद्र माना जाता था और राजा भोज स्वयं ज्ञान और कला के बेहद प्रेमी थे। वे हमेशा किसी नई विद्या, किसी गूढ़ रहस्य या किसी अद्वितीय पांडुलिपि की तलाश में रहते थे। इन दिनों भी राजा भोज के मन में एक उत्सुकता थी। कई यात्रियों ने बताया था कि मालवा की सीमा से लगे एक दूरस्थ गांव में एक विलक्षण पंडित रहते हैं, जिनके पास ऐसी विद्या है जिसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से बता नहीं पाता। कोई कहता वे खगोल शास्त्र में निपुण हैं, कोई कहता वे वेदों की व्याख्या ऐसे करते हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध रह जाए। कुछ लोग कहते पंडित जी के पास किसी प्राचीन काल की ऐसी गुप्त पुस्तिका है जिसमें संसार के कई रहस्य छिपे हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। राजा भोज जब भी ऐसी अफवाह सुनते, उनका हृदय उन रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल हो उठता। उन्होंने राजपुरोहित से भी इस विषय में चर्चा की, लेकिन राजपुरोहित को भी पंडित के बारे में सिर्फ कुछ सुनी सुनाई बातें ही ज्ञात थीं। इसलिए आज राजा ने यह तय किया कि वे स्वयं पंडित से मिलने जाएंगे। राजा भोज ने अपने विश्वास पात्र सेनापति के साथ केवल 5 सैनिक लिए और सामान्य वेश में गांव की ओर प्रस्थान किया। रास्ता लंबा था, लेकिन राजा की जिज्ञासा उससे भी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। धूल भरी सड़क पर बढ़ते हुए राजा भोज कई बार सोने जैसे गेहूं के खेतों से गुजरे। कई बार उन्हें चरवाहों के मधुर गीत सुनाई दिए, तो कभी किसी वृद्ध किसान ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, बिना ये जाने कि ये साधारण यात्री वास्तव में मालवा का महान सम्राट है। सूर्य आधे आकाश में पहुंच चुका था जब राजा भोज उस छोटे से गांव में पहुंचे। गांव का नाम था शल्का। ये गांव छोटा, शांत और अति सामान्य था, लेकिन गांव के एक छोर पर एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे कई लोग किसी का इंतजार करते दिख रहे थे। राजा भोज ने किसान से पूछा, आप सब यहां क्यों खड़े हैं? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा मतलब है सज्जन, हम सब पंडित जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे रोज यहां बैठकर सबके प्रश्नों का समाधान करते हैं। वे जो बोलते हैं वो कभी गलत नहीं होता, जैसे मानो उनके शब्द स्वयं किसी देववाणी से प्रेरित हों। राजा भोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद गांव के रास्ते से एक साधारण वस्त्र धारण किए लंबी दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति आते दिखे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में असाधारण तेज। भीड़ ने आदर से झुककर प्रणाम किया। राजा आगे बढ़े और बोले, पंडित जी, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? पंडित ने राजा के चेहरे को ध्यान से देखा। वे मुस्कुराए। आप पूछ सकते हैं, पर पहले बताइए कि आप हैं कौन? आपके वस्त्र सामान्य हैं, पर आपकी दृष्टि किसी साधारण व्यक्ति की नहीं। राजा भोज चकित रह गए। क्या आप पंडित पहचान गए? उन्होंने उत्तर दिया, मैं ज्ञान का साधक हूं, बस इतना ही समझिए। पंडित मुस्कुराए। ज्ञान का साधक, ये शब्द वे ही लोग बोलते हैं जिनके हृदय में जिज्ञासा हो। आइए बैठिए। भीड़ ने पंडित के इशारे पर राजा के लिए जगह बनाई। पंडित ने एक गहरी सांस ली और बोले, पहला प्रश्न क्या है? राजा ने सोचा कि वे एक साधारण सा प्रश्न पूछेंगे ताकि पंडित के ज्ञान का अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने पूछा, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? भीड़ में थोड़ा हंगामा हुआ। कुछ लोग बोले, धन तो सोना है। कुछ ने कहा राज्य, कुछ ने कहा परिवार। लेकिन पंडित शांत बैठे रहे।
कुछ क्षण बाद उन्होंने उत्तर दिया, जीवन का सबसे बड़ा धन समय है, क्योंकि एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। सोना, राजपाट, परिवार सब समय के साथ प्राप्त या हानि हो सकते हैं, लेकिन समय की हानि अपूरणीय है। जो समय का मूल्य नहीं समझता वो जीवन का मूल्य नहीं समझता। राजा प्रभावित हुए। उत्तर गहरा और सही था। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, राज्य का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? पंडित बोले, राज्य का आधार जनता होती है। यदि जनता संतुष्ट हो, सुरक्षित हो और न्यायपूर्ण शासन पाए तो राज्य स्वयमेव समृद्ध होता है। राजा चाहे जितना ही बुद्धिमान हो, पर जनता असंतुष्ट हो तो राज्य कभी स्थिर नहीं रहता। राजा के मन में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो, ये उत्तर भी सीधे हृदय पर लगा। तीसरा प्रश्न पूछते हुए उन्होंने कहा, और राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? पंडित ने बिना सोचे उत्तर दिया, न्याय। अब राजा भोज को ये पंडित साधारण नहीं लग रहा था। उन्होंने पूछा, क्या आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ऐसे ही सहजता से दे देते हैं? पंडित मुस्कुराए, नहीं, परंतु आपके प्रश्न सरल थे, इसलिए उत्तर भी सरल थे। आपके मन में इससे कठिन प्रश्न हैं, पर आप उन्हें दबाए हुए हैं। राजा अचानक चौंके। क्या पंडित उनके मन की बात पढ़ सकते हैं? पंडित ने राजा के भ्रम को तोड़ा। आपके चेहरे पर लिखा हुआ है। भीड़ में हंसी गूंज उठी। राजा भी मुस्कुराए, फिर बोले, तो ठीक है, मैं एक कठिन प्रश्न पूछता हूं। बताइए, मनुष्य का अहंकार किस प्रकार जन्म लेता है? पंडित कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, अहंकार तब जन्म लेता है जब मनुष्य ये भूल जाता है कि वो भी उसी प्रकृति का एक अंश है जिसने इस संसार के कण कण को रचा है। जब वो स्वयं को दूसरों से ऊपर मानने लगता है, अपने ज्ञान, धन या बल को सब कुछ समझने लगता है, तब अहंकार उत्पन्न होता है। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने आगे पूछा, और अहंकार का नाश कैसे होता है? पंडित मुस्कुराए, जिस दिन मनुष्य ये समझ ले कि उसका अस्तित्व अकेले कुछ भी नहीं और दूसरों की सहायता तथा सहयोग से ही संसार चलता है, उस दिन अहंकार मिट जाता है। अहंकार को नष्ट करने का सबसे बड़ा उपाय है विनम्रता, और विनम्रता केवल अनुभव से आती है, उपदेश से नहीं। राजा भोज अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे कि ये पंडित साधारण विद्वान नहीं, उनकी बातें जैसे किसी अनुभवी मुनि की थीं। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत किया और वे एक एक कर आगे आए। पंडित ने उन्हें देखा, फिर राजा को देखा। तो सत्य बताने का समय आ गया। राजा ने पंडित के सामने हाथ जोड़कर कहा, हाँ पंडित जी, मैं मालवा का सम्राट राजा भोज हूं और मैं आपके ज्ञान की परीक्षा लेने नहीं बल्कि आपको सम्मान देने आया हूं। कृपया राजमहल चलिए ताकि मैं आपको उचित स्थान दे सकूं और आपके ज्ञान से पूरा राज्य लाभान्वित हो सके। भीड़ में हलचल मच गई। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि जिस सरल वेशभूषा वाले व्यक्ति से वे बातें कर रहे थे वो स्वयं महान राजा भोज हैं। पर पंडित शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, महाराज, आपके प्रस्ताव के लिए आभार, किंतु मैं महल में नहीं जाऊंगा। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, क्यों? क्या महल में रहने में आपको कोई असुविधा है? पंडित ने शांत स्वर में कहा, मैं उस पेड़ की तरह हूं जो अपने स्थान से हटकर कहीं और नहीं लग सकता। मेरी जड़ें यहीं हैं, इन लोगों में, इन खेतों में, इस मिट्टी में। यदि मैं महल चला गया तो मैं वो नहीं रहूंगा जो आज हूं, और यदि मैं वो नहीं रहा तो मेरा ज्ञान भी उतना प्रभावी नहीं रहेगा। राजा भोज को ये उत्तर गहन लगा, परंतु वे अभी वापस जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, यदि आप महल नहीं चलना चाहते तो मैं ही कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं आपकी विद्या का लाभ लेना चाहता हूं। भीड़ आश्चर्य में पड़ गई। राजा भोज एक साधारण गांव में ठहरेंगे? पंडित ने कहा, यह तो आपकी इच्छा है, परंतु एक शर्त है। राजा बोले, कहिए। पंडित बोले, राजा और पंडित का संबंध तभी फलता फूलता है जब राजा शिष्य बनकर आता है। यदि आप यहां रहेंगे तो आपको राजसी औपचारिकताएं त्यागनी होंगी।
आप एक साधारण विद्यार्थी की तरह रहेंगे। सादा भोजन, साधारण निवास और ज्ञान प्राप्ति के नियमों का पालन। राजा भोज ने बिना हिचक कहा, मैं तैयार हूं। सैनिक स्तब्ध थे, परंतु राजा का आदेश मानना उनका कर्तव्य था। उस शाम राजा भोज ने साधारण कुटिया में अपना स्थान लिया। पंडित ने उन्हें मिट्टी का दिया दिया और कहा, ये ज्ञान का प्रकाश है, इसे बुझने मत देना। राजा ने दिया लिया और समझ गए कि ये प्रतीक है ज्ञान के मार्ग का आरंभ। और उसी रात कुटिया के बाहर बहती हवा के संग राजा भोज का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हो चुका था। रात गहराती जा रही थी। गांव की कुटिया में राजा भोज एक साधारण खाट पर बैठे हुए उस मिट्टी के दिए की लौ को देख रहे थे जो पंडित जी ने उनके हाथ में दिया था। दिए की पीली लौ हौले हौले युल रही थी, मानो हवा से बातें कर रही हो। राजा के मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। क्या ये निर्णय सही था? क्या एक राजा होकर साधारण जीवन जीना सहज होगा? पर उसी क्षण उन्हें पंडित जी के शब्द याद आए, ज्ञान विद्यार्थी की विनम्रता से ही आता है। सुबह की पहली किरण में ही कुटिया के बाहर पंडित जी का स्वर सुनाई दिया, महाराज, दिन का आरंभ शुभ करना है तो आलस्य को त्यागना होगा। राजा भोज तत्काल उठ गए। बाहर आए तो देखा पंडित पहले से स्नान कर चुके थे और शालीन भाव से बैठे थे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, आज पहला दिन है, पहले मन को शांत करना सीखिए। राजा होना एक अलग विषय है और विद्यार्थी होना बिल्कुल अलग। यहां आपके प्रश्नों की परीक्षा नहीं होगी, यहां आपके धैर्य की परीक्षा होगी। राजा भोज ने कहा, मैं तैयार हूं। पंडित गांव के पीछे स्थित एक छोटी नदी के किनारे ले गए। वहां पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई दर्पण। पंडित बोले, पहला पाठ है ध्यान। मन को स्थिर करना सीखिए। बिना स्थिर मन के ज्ञान केवल बोझ बन जाता है। राजा ने घुटनों पर बैठकर पानी को देखा। पंडित बोले, जब तक भीतर का जल अशांत है, बाहर का जल कभी साफ दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार जब तक मन अशांत है, ज्ञान स्पष्ट नहीं होता। राजा ने आंखें बंद की। कुछ क्षणों के लिए सब शांत था, पर जल्द ही उनके मन में विचारों की भीड़ आने लगी। राज्य की चिंताएं, प्रजा के प्रश्न, मंत्रियों के निर्णय, युद्ध की संभावनाएं। पंडित ने कहा, जो विचार आए उन्हें रोकना नहीं, बस आते जाते देखना है। राजा ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी। कुछ समय बाद पंडित ने कहा, अब आंखें खोलिए। राजा ने आंखें खोलीं। नदी का जल पहले से अधिक निर्मल दिखाई दिया। सूर्य का उजाला उसमें ऐसे चमक रहा था जैसे ज्ञान की किरणें हृदय में प्रवेश कर रही हों। पंडित बोले, अब दूसरा पाठ, सेवा। विद्यार्थी का पहला कर्तव्य है सेवा। आप गांव की वृद्धा देवकी अम्मा के घर जाइए। वे कई दिनों से बीमार हैं। उनके घर में पानी का घड़ा भरने वाला कोई नहीं। आप उनके लिए पानी भर कर आइए। राजा ने बिना किसी संकोच के घड़ा उठाया और नदी से पानी भरकर ले आए। देवकी अम्मा ने उन्हें देखा तो आश्चर्य में पड़ गईं। अरे, तुम तो कल वाले यात्री हो, इतना भारी घड़ा उठाने की क्या जरूरत थी? राजा ने विनम्रता से कहा, सेवा करना मेरा सौभाग्य है। देवकी अम्मा ने आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हें बड़ा आदमी बनाए बेटा। राजा मुस्कुराए। उन्हें नहीं पता था कि एक वृद्धा के साधारण से आशीष में कितनी सच्चाई और शुद्धता होती है। सेवा का यह अनुभव उन्हें भीतर से हल्का कर गया। जब वे वापस आए, पंडित बोले, राजा होना अलग है, पर मनुष्य होना सबसे बड़ा गुण है। आप जब तक मनुष्य होकर नहीं सोचेंगे, तब तक आपकी प्रजा भी आपको मन से नहीं मानेगी। राजा ने सर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं। अब तीसरा पाठ शुरू हुआ। पंडित ने राजा को गांव में ले जाकर कहा, यहां हर घर में अपनी चिंता है, अपनी कहानी है। एक राजा के रूप में आप कठिन निर्णय लेते हैं, पर कितनी बार आपने ये समझा है कि आपके एक निर्णय से किसी एक सामान्य मनुष्य का जीवन कितना प्रभावित हो सकता है? राजा कुछ सोच में पड़ गए। पंडित बोले, आज आप 4 घरों में जाएंगे। कुछ नहीं कहना, केवल उनकी बातें सुनना। राजा पहले घर पहुंचे।
वहां एक किसान अपनी फसल नष्ट होने की चिंता में उदास बैठा था। उसने राजा को अनजाने में बताया कि कर बहुत अधिक है और फसल बर्बाद होने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। दूसरे घर में एक विधवा थी जो अकेले जीवन की कठिनाइयों से लड़ रही थी। उसने कहा, राजा बहुत दयालु हैं, पर उनके मंत्री आम लोगों की नहीं सुनते। तीसरे घर में एक वृद्ध दंपति थे जो चाहते थे कि राजा बूढ़ों की सहायता के लिए कोई व्यवस्था बनाए। चौथे घर में एक युवा लड़का था जो पढ़ना चाहता था, पर गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा भोज जब लौट कर आए, उनके मन में जैसे समुंदर उमड़ पड़ा था। पंडित ने पूछा, क्या सीखा? राजा बोले, मैंने राज्य को हमेशा एक व्यापक दृष्टि से देखा, पर कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा कि एक छोटे से निर्णय का कितना गहरा प्रभाव होता है। मुझे आज लगता है कि मैं अभी तक अधूरा राजा हूं। पंडित ने कहा, नहीं महाराज, आप अधूरे नहीं, बल्कि पूर्ण होने की प्रक्रिया में हैं। जो अपनी गलतियों को पहचान ले, वही पूर्ण होता है। अब दोपहर हो चुकी थी। पंडित ने राजा के लिए रोटी और उबली दाल परोसी। राजा ने सादे भोजन का स्वाद लिया। पंडित ने कहा, ज्ञान का रास्ता पेट से नहीं, हृदय से गुजरता है। साधारण भोजन मन को हल्का रखता है और बुद्धि को तीक्ष्ण। शाम होते ही पंडित राजा को गांव की सरहद पर ले गए, जहां एक सूखी जमीन थी। पंडित बोले, आज का चौथा और अंतिम पाठ, राजधर्म। कभी कभी राजा को कठोर निर्णय लेने होते हैं। जैसे किसान भूमि पर हल चलाता है, वो भूमि को चीरता है, पर नई फसल के लिए यही चीरन आवश्यक होती है। राजा समझते हुए बोले, अर्थात कभी कभी राज्य के भले के लिए कठोरता भी आवश्यक है। पंडित ने सिर हिलाकर कहा, हां, पर उस कठोरता में न्याय होना चाहिए, क्रोध नहीं। नीतिमत्ता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। राजा वो है जो अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचता है, यहां तक कि अपने शत्रु के लिए भी न्यायपूर्ण हो। राजा ये सुनकर गहन चिंतन में डूब गए। अचानक पंडित ने पूछा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा के लिए सबसे कठिन कार्य क्या होता है? राजा ने अनुमान लगाते हुए कहा, युद्ध करना नहीं। न्याय देना नहीं। तो फिर? पंडित बोले, सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जीतना। जो राजा स्वयं को जीत ले, वो पूरे संसार को जीत लेता है, क्योंकि उसके निर्णय में ना भय होता है, ना लालच, ना क्रोध, ना मोह। राजा भोज की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, पंडित जी, मैं अब समझता हूं कि महल में मेरे पास सत्ता थी, लेकिन यहां मुझे ज्ञान की शक्ति मिल रही है, और ये शक्ति राज्य से भी बड़ी है। पंडित मुस्कुराए, और ये केवल आरंभ है, अभी बहुत कुछ सीखना है। रात घिर आई। गांव में चूल्हों का धुआं उठ रहा था, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और आसमान तारों से चमक रहा था। राजा भोज कुटिया में लौटे। उनके मन में अब नई समझ, नई शांति और नए प्रश्नों का समुद्र था। उन्होंने दिए को जलाया और उसकी छोटी सी लौ मानो कह रही थी, ज्ञान का मार्ग लंबा है, पर जिसने पहला कदम बढ़ा दिया, वो मंजिल से कभी दूर नहीं रहता। और इसी तरह राजा भोज का दूसरा दिन समाप्त हुआ, परंतु वो नहीं जानते थे कि अगला दिन उनके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाएगा, क्योंकि पंडित उनके सामने ऐसी परीक्षा रखने वाले थे जो पूरे राज्य के भविष्य को प्रभावित कर सकती थी। अगली सुबह गांव की हवा कुछ अलग ही थी, जैसे पेड़ों की पत्तियां भी किसी अनजानी प्रतीक्षा में हिल रही हों। राजा भोज कुटिया से बाहर निकले तो पंडित पहले से ही आसन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर गहन गंभीरता थी। राजा ने प्रणाम किया और पूछा, पंडित जी, आज का पाठ क्या होगा? पंडित ने राजा को ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, आज का पाठ कठिन है, केवल ज्ञान नहीं, साहस भी चाहिए। राजा ने उत्सुकता से कहा, मैं तैयार हूं। पंडित उठे और बोले, तो चलिए, आज आपको वो देखना होगा जिसे देखने से अनेक लोग डरते हैं, सत्य का दूसरा चेहरा। राजा थोड़ा चकित हुए, सत्य का दूसरा चेहरा? हां, पंडित बोले, जो हम देखते हैं वो केवल सतह है। राजा के लिए जरूरी है कि वो सतह के नीचे छिपी परतों को भी समझे।
नहीं तो निर्णय कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। पंडित राजा को लेकर गांव के बाहर स्थित जंगल की ओर चले। जंगल घना था, हवा में मिट्टी की सुगंध फैली थी। थोड़ी दूर जाने पर वे एक झोंपड़ी के पास पहुंचे, जहां एक आदमी घुटनों के बल बैठा रो रहा था। राजा ने पूछा, ये कौन है? पंडित बोले, ये भीकू है, गांव का लकड़हारा। इसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है। राजा ने पूछा, क्या इसने चोरी की? पंडित ने कहा, यही तो आपको जानना है। आज आपको न्याय देना होगा, पर राजा भोज के रूप में नहीं, एक साधारण मनुष्य के रूप में। भीकू ने राजा को देखा और रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया साहब, मेरी ही परछाई को लोग चोरी कह रहे हैं। राजा ने गंभीरता से पूछा, मामला क्या है? पंडित ने समझाया, गांव के महाजन का कहना है कि भीकू ने उसकी गाय चुरा ली। गाय 3 दिन से नहीं मिल रही और महाजन ने भीकू पर आरोप लगा दिया है, क्योंकि वो गरीब है और अक्सर गाय का दूध मांगने आता था। राजा बोले, क्या कोई गवाह है? पंडित बोले, हां, गांव की अफवाहें। राजा समझ गए, ये आसान न्याय नहीं होगा। उन्होंने भीकू से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने गाय नहीं चुराई? भीकू बोला, मेरे पास सबूत तो नहीं, पर मेरा ज़मीर साफ है। मां की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। राजा ने पूछा, गाय खोने के बाद तुमने क्या किया? भीकू बोला, पूरे जंगल में ढूंढा, पर गाय मिली नहीं। महाजन को बुलाया गया। वो आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा और शक दोनों थे। उसने कहा, मुझे कोई शक नहीं, गाय को चोरी सिर्फ ये आदमी कर सकता है। गरीब है, भूखा है, लालची है, और कौन करेगा? राजा ने शांत स्वर में पूछा, क्या किसी ने भीकू को गाय के पास देखा था? महाजन बोला, नहीं, पर यह हमेशा मेरे घर के आसपास घूमता रहता है, और जिस दिन गाय खोई उसे दिन इसे जंगल में देखा गया था। राजा समझ गए, ये पूरा मामला संदेह पर खड़ा है। पंडित धीरे से बोले, यही है सत्य का दूसरा चेहरा। यहां राजा को नहीं, मनुष्य को निर्णय लेना है। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, दोनों मेरे साथ चलें, मुझे गाय का अंतिम ठिकाना देखना है। वे जंगल के उस क्षेत्र में पहुंचे जहां से गाय अक्सर घास चरने जाती थी। राजा ने जंगल की मिट्टी को देखा, कुछ पैरों के निशान थे, पर उलझे हुए। उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया। पंडित मुस्कुराए, सत्य ढूंढना तभी संभव है जब आंखें नहीं, मन खोजने लगे। राजा ने कहा, यहां 2 तरह के पदचिन्ह हैं, एक गाय के और एक किसी इंसान के। लेकिन इंसान के पदचिन्ह भीकू के नहीं लगते। भीकू के पैर बड़े और सपाट हैं, पर ये निशान छोटे और संकरे हैं। महाजन चौंक गया, तो फिर गाय ले गया कौन? राजा ने आगे बढ़कर झाड़ियों को हटाया। वहां एक संकरे रास्ते पर वो पदचिन्ह साफ दिख रहे थे। रास्ता एक गुफा की ओर जा रहा था। राजा और पंडित गुफा तक पहुंचे। अंदर से हल्की आवाज सुनाई दी। राजा ने मशाल जलाई और अंदर देखा तो गाय बिल्कुल सुरक्षित बैठी थी, लेकिन उसकी गर्दन में कांटे फंसे थे और वो दर्द से कराह रही थी। पंडित बोले, इस गाय को किसी ने नहीं चुराया, ये खुद रास्ता भटककर यहां आ गई और कांटों में फंसकर बाहर नहीं निकल सकी। महाजन शर्म से भर गया। भीकू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। राजा ने महाजन से कहा, संदेह ज्ञान को नहीं, अज्ञान को जन्म देता है, और गरीब पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप है। महाजन ने भीकू से क्षमा मांगी। पंडित ने राजा से कहा, आज आपने पहला सच्चा न्याय किया है, जहां निर्णय तथ्य पर था, भावना पर नहीं। यही है सत्य का दूसरा चेहरा। वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। राजा ने महसूस किया कि आज उन्होंने न्याय को एक गहराई से समझा जो पहले कभी नहीं मिली थी। वे गांव लौटे तो लोग राजा को नहीं, एक न्यायप्रिय मानव को देख रहे थे। आसमान धीरे धीरे शाम की लालिमा से भर रहा था। राजा भोज कुटिया में लौटे तो सोच रहे थे, एक जंगल की गाय ने मुझे सिखाया कि सत्य को समझने के लिए झुकना भी पड़ता है और देखना भी। परंतु उन्हें पता नहीं था कि आज की परीक्षा केवल शुरुआत थी। असली परीक्षा अगले ही दिन होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो राजा भोज के चरित्र, धैर्य और संकल्प की अग्नि परीक्षा बनकर सामने आने वाली थी।
अगली सुबह पंडित उन्हें मालवा की सबसे रहस्यमय घटना से सामना कराने वाले थे। एक ऐसी घटना जिसे राजा भोज जीवन भर नहीं भूलेंगे। अगली सुबह राजा भोज जब कुटिया से बाहर निकले तो हवा थोड़ी भारी लग रही थी। गांव में हलचल थी, पर उस हलचल में अजीब सी बेचैनी भी खुली हुई थी। लोग एक दूसरे से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का डर हो। राजा भोज ने पंडित जी को देखा। वे पहले से ही तैयार खड़े थे, पर उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जो आज से पहले राजा ने कभी नहीं देखी थी। राजा ने प्रणाम किया और पूछा, पंडित जी, आज का पाठ क्या है? गांव में ये माहौल कैसा है? पंडित ने धीरे से कहा, आज का पाठ धैर्य, सत्य और बलिदान तीनों की एक साथ परीक्षा है, और ये परीक्षा आपके लिए नहीं, इस पूरे गांव के लिए भी है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ है? पंडित ने हाथ से इशारा किया, आइए। वे दोनों गांव के केंद्र की ओर चले। वहां लोग इकट्ठे थे और बीच में कुछ सैनिक जैसी वेशभूषा वाले खुरदरे चेहरे के पुरुष खड़े थे। उनके पास तलवारें थीं और मुखिया जैसा दिखने वाला एक आदमी ऊंची आवाज में बोल रहा था, ये हमारा जंगल है, हमसे कर बढ़ा दिया गया है। जब तक हमारा कर कम नहीं किया जाएगा, हम गांव की किसी भी गाय भैंस को बाहर नहीं जाने देंगे, और अगर किसी ने विरोध किया तो अंजाम बुरा होगा। राजा समझ गए ये आसपास के पहाड़ी इलाकों के चरवाहे थे, जिन्हें कर वसूली के नियमों ने गुस्से मिला दिया था। पर यह गुस्सा अब खतरनाक रूप ले चुका था। गांव वाले डर से सहमे हुए खड़े थे। पंडित ने कहा, आज का पाठ यहीं शुरू होता है। राजा आगे बढ़े। पंडित ने उन्हें एक संकेत दिया, याद रखें, आप अभी राजा भोज नहीं हैं, आप एक साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए तलवार से नहीं, बुद्धि से सामना करेंगे। राजा ने सिर हिलाया और भीड़ के सामने खड़े होकर बोले, भाइयों, हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आप लोग क्या चाहते हैं, शांत होकर बताइए। मुखिया ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और क्रोधित स्वर में बोला, तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? तुम्हें पता भी है कर कितना बढ़ा दिया गया है? हमारी गायें चरने के लिए जान जोखिम में डाल रही हैं, मगर राजदरबार में बैठे लोग केवल आदेश देते हैं। राजा ने शांत स्वर में पूछा, कर किसने बढ़ाया? मुखिया ने कहा, राजा भोज ने, अपने मंत्री को आदेश देकर। ये सुनकर राजा का हृदय एक क्षण के लिए भारी हो गया। उन्होंने पूछा, और क्या राजा ने आपकी बात सुनी? मुखिया ने कहा, हमारी बात पूछने कौन आएगा? दरबार में गरीब की कौन सुनता है? भीड़ में गुस्सा भड़क रहा था। राजा जान गए, अब एक गलत शब्द भी भारी नुकसान कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर किसी ने आपकी बात नहीं सुनी तो ये अन्याय है, पर क्या अपनी बात मनवाने के लिए गांव को धमकाना उचित है? मुखिया चिल्लाया, जब अन्याय बढ़ जाता है तो हमें कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। राजा आगे बढ़े और बोले, आप क्या चाहते हैं? मुखिया ने कहा, कर आधा किया जाए और हमें जंगल में चराई की पूरी स्वतंत्रता मिले। राजा ने शांतपूर्वक पूछा, अगर कर कम कर दिया जाए और आपकी कठिनाइयों को समझने वाला कोई व्यक्ति सीधे राजा तक आपकी बात पहुंचाए, तो क्या आप हिंसा छोड़ देंगे? मुखिया ने कुछ क्षण सोचा, हाँ, पर ये सिर्फ बातें हैं। हम वर्षों से सुन रहे हैं कि हमारी समस्या हल होगी, पर राजा भोज ने कभी हमें देखा भी नहीं। राजा के भीतर जैसे किसी ने तीर चुभो दिया हो। उन्होंने महसूस किया, उन्होंने अनेक नियम बनाए, लेकिन ये जाने बिना कि इन नियमों का बोझ कौन उठा रहा है। पंडित ने धीरे से कहा, यही परीक्षा है, अब निर्णय आपके हाथ में है। राजा कुछ क्षण शांत रहे और फिर ऊंची आवाज में बोले, अगर राजा भोज स्वयं आपके पास आए, आपकी बात सुने और तुरंत निर्णय लें, तो क्या आप शांतिपूर्वक समाधान करेंगे? मुखिया ने उपहास से पूछा, राजा भोज वो यहां आएंगे हमारे बीच बिना गार्ड के? कभी नहीं। राजा आगे बढ़े और बोले, यदि राजा भोज खुद ये कहें कि उन्हें आपकी परेशानियों का ज्ञान नहीं था और वे आपकी समस्या का समाधान चाहते हैं, तब? मुखिया ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, अगर राजा भोज हमारे सामने खड़े होकर हमसे बात कर लें, तो हम बिना शर्त हिंसा छोड़ देंगे और पूरा इलाका उनका कर्जदार रहेगा। भीड़ गूंज उठी। पंडित ने राजा की ओर देखा, एक मौन संकेत, सत्य प्रकट करने का समय आ गया है। राजा आगे बढ़े, भीड़ के बीच खड़े हुए और दृढ़ स्वर में बोले, तब सुनो,
मैं ही राजा भोज हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें रुक सी गईं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सादी वेशभूषा में खड़ा ये व्यक्ति वास्तव में मालवा का महान सम्राट है। मुखिया की आंखें फैल गईं। वो अविश्वास में पीछे हट गया। आप राजा भोज? ये कैसे संभव है? राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां ज्ञान सीखने आया हूं। आपके मंत्रियों ने जो निर्णय लिए उनका बोझ मैंने महसूस नहीं किया, पर आज आपकी आंखों में जो दर्द है वो मुझे दिख रहा है, और ये मेरी गलती है कि मैंने पहले नहीं देखा। मुखिया के हाथ कांप रहे थे। राजा ने आगे कहा, कर आज से आधा किया जाएगा और चराई के नियम आपके अनुसार पुनः निर्धारित होंगे, पर बदले में केवल एक बात चाहिए, आपका विश्वास और आपकी शांति। भीड़ में खुशी की आवाजें उठने लगीं। मुखिया ने घुटनों पर हाथ रखे और सिर झुकाकर बोला, महाराज, हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि आप इतना बड़ा हृदय रखते हैं। राजा ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। मैं राजा हूं, पर आप सब मेरे लोग हैं। जब लोग दुखी हों तो राजा भी सुख से नहीं रह सकता। भीड़ में उत्साह, खुशी और सम्मान की लहर दौड़ गई, पर पंडित अभी भी गंभीर थे। जब लोग वापस जाने लगे, राजा ने पूछा, पंडित जी, आज की परीक्षा समाप्त हो गई? पंडित बोले, नहीं, ये अंत नहीं, शुरुआत है। आज आप सामने आए, पर कल आपको स्वयं से भी सामना करना होगा। आज आपने कर कम किया, पर असली परीक्षा ये है कि क्या आप अपने महल में लौटकर भी आज की सीख को याद रख पाएंगे? राजा ने कहा, मैं सीख को कभी नहीं भूलूंगा। पंडित ने कहा, सीख आसानी से याद नहीं रहती, उसे हर दिन जीना पड़ता है। कल आखिरी परीक्षा है, उसके बाद ही मैं आपको वो दूंगा जिसके लिए आप यहां आए थे, ज्ञान की वो पांडुलिपि जिसके बारे में आपने सुना था। राजा की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। कौन सी पांडुलिपि? क्या वाकई उसमें कोई रहस्य है? पर पंडित ने हाथ उठाकर कहा, कल। अब विश्राम कीजिए। कल आपका हृदय, बुद्धि और साहस तीनों की अंतिम परीक्षा होगी। उस रात राजा भोज बहुत देर तक सो नहीं पाए। कल क्या होने वाला है? कौन सी परीक्षा बाकी है? और सबसे महत्वपूर्ण, पंडित के पास ऐसी कौन सी गुप्त पांडुलिपि है जिसका उल्लेख हमेशा से फुसफुसाहटों में होता रहा है? दिए की लौ टिमटिमाती रही, और उसी लौ के साथ राजा भोज का मन भी अनगिनत सवालों से जल रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे किसी विशेष उद्देश्य से उगी हों। आसमान बिल्कुल साफ था और वातावरण में एक मौन सी शांति थी, मानो पूरा प्रकृति स्वयं किसी अंतिम निर्णायक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। राजा भोज जल्दी ही उठ चुके थे, लेकिन आज वो अन्य दिनों की तरह उत्साह से भरे नहीं थे। उनके भीतर एक अजीब सी घबराहट थी, जो एक अनुभवी राजा ने वर्षों में शायद ही कभी महसूस की हो। कल हुई घटनाओं ने उनके मन को विचलित किया था। जनता के सामने खड़े होकर अपनी गलतियों को स्वीकारना और फिर पंडित द्वारा अंतिम परीक्षा की घोषणा, ये सब मानो किसी गहरे परिवर्तन की भूमिका थी। आश्रम के बाहर पंडित पहले से ही खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, किंतु आंखों में एक शांत ज्वाला। राजा ने प्रणाम किया। पंडित ने सिर हिलाया और कहा, आज वो दिन है जब आप जान पाएंगे कि राजा होना वास्तव में क्या है। राजा ने पूछा, क्या आज मुझे वो पांडुलिपि मिलेगी? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, हां, पर उससे पहले आपको अंतिम परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा उन सभी से कठिन होगी जो आपने आज तक दी हैं, क्योंकि आज आपकी परीक्षा किसी अन्य से नहीं, स्वयं आपसे होगी। राजा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। पंडित ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों कुटिया से दूर जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता संकरा था और पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर छोटे छोटे चकते बना रही थी। कुछ देर चलने के बाद एक ऊंचा पहाड़ी टीला आया। पंडित ने इशारा किया, ऊपर चलिए। राजा ने बिना कुछ कहे चढ़ना शुरू कर दिया। रास्ता असमान और कठोर था, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं छोड़ा। ऊपर पहुंचने पर वहां एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था। पंडित वहीं खड़े हुए और बोले, यहां बैठिए। राजा बैठ गए। पंडित ने कहा,
आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। वो कथा कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि पांडुलिपि का मूल सार है। पर इस कथा में आप श्रोता नहीं, पात्र भी होंगे। राजा चकित हुए। मैं पात्र? पंडित ने कहा, हां, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति कथा में उतरता नहीं, उसकी गहराई को समझ नहीं पाता। राजा कुछ समझ नहीं पाए, पर चुप रहे। पंडित ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक राज्य था, जहां एक राजा रहता था। वो राजा बुद्धिमान था, पर उसे ये भ्रम था कि वो हर बात जानता है। वो सोचता था कि उसके निर्णय हमेशा सही होते हैं, पर सच्चाई ये थी कि उसके निर्णयों का बोझ जनता उठाती थी और वे निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होते थे। राजा भोज समझ रहे थे कि पंडित का संकेत किस ओर है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पंडित आगे बोले, एक दिन उस राजा से एक भारी भूल हो गई। उसने बिना सोचे समझे एक कर बढ़ा दिया, जिससे राज्य के गरीब लोग तंग हो गए। पर राजा को इसका पता नहीं था, क्योंकि उसके आसपास ऐसे लोग थे जो उसे सच बताने से डरते थे। राजा भोज चुपचाप सिर झुकाए सुनते रहे। पंडित बोले, एक दिन उस राजा ने वेश बदलकर बाहर जाना शुरू किया। उसने पहली बार जाना कि उसका राज्य उतना सुखी नहीं जितना वो समझता था, और तब उसने अपनी गलतियों का सामना किया। राजा को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर की गहराई को छू लिया हो। तभी पंडित ने गहरी आवाज में पूछा, राजा भोज, इस कथा में वो राजा कौन है? राजा ने धीमे से उत्तर दिया, मैं। पंडित ने कहा, और आपने क्या सीखा? राजा कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले, मैंने सीखा कि मेरी शक्ति तभी सार्थक है जब वो जनता के हित में हो। मैंने सीखा कि राजा का अहंकार प्रजा की पीड़ा बन सकता है। मैंने सीखा कि निर्णय लेने से पहले मुझे उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिए जो उन निर्णयों से प्रभावित होंगे। पंडित ने कहा, अच्छा, पर परीक्षा अभी शुरू हुई है। राजा चौंक गए। अभी? पंडित ने कहा, हां, ये कथा तो केवल द्वार थी। असली परीक्षा ये है कि क्या आप अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की पांडुलिपि केवल उसी को मिलती है जिसने अपने भीतर की अंधकार को पराजित किया हो। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। पंडित ने राजा को आंखें बंद करने को कहा। मैं जो भी कहूंगा उसकी कल्पना करें और मन को एकदम शांत रखें। राजा ने आंखें बंद कर लीं। पंडित ने कहा, आप एक विशाल दरबार में बैठे हैं। आपके सामने आपके मंत्री, सैनिक और प्रजा खड़ी है, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर भय नहीं है। सभी शांत खड़े हैं। एक वृद्ध स्त्री आगे आती है और कहती है, महाराज, हमें न्याय चाहिए। राजा मन में दृश्य देखते रहे। पंडित बोले, वो वृद्ध स्त्री कहती है कि उसके पुत्र को गलत आरोप में कैद किया गया है। आपके मंत्री कहते हैं कि अपराध सिद्ध हो चुका है, लेकिन वृद्ध कहती है कि उसने खुद देखा है कि उसका पुत्र निर्दोष है। अब फैसला आप पर है। राजा कुछ बोले नहीं। पंडित ने पूछा, आप क्या करेंगे? राजा ने मन में उत्तर दिया, मैं जांच कराऊंगा, बिना सत्य जाने दंड नहीं दूंगा। पंडित ने पूछा, अगर मंत्री विरोध करें तो? राजा ने कहा, तब भी मैं सत्य की जांच कराऊंगा। पंडित कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अच्छा, अब दूसरा दृश्य। आपके सामने आपका सेनापति खड़ा है। वो कहता है कि आपको एक छोटे राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए, कारण वो राज्य कमजोर है और आसानी से हार जाएगा। जीत से खजाना भी मिलेगा। पंडित ने पूछा, आप क्या करेंगे? राजा ने मन में दृढ़ता से कहा, मैं केवल खजाना हासिल के लिए युद्ध नहीं करूंगा। मैं तभी युद्ध करूंगा जब न्याय की आवश्यकता हो, ना कि लालच की। पंडित ने संतोषपूर्वक कहा, अच्छा, पर तीसरी और अंतिम परिस्थिति सबसे कठिन। कल्पना कीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा पर चोट लगी है। कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत अफवाह फैलाकर आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। दरबारी कह रहे हैं कि उसे दंड दें ताकि भविष्य में कोई राजा की प्रतिष्ठा पर चोट ना कर सके। आप क्या करेंगे? राजा ने गहरी सांस ली।
ये वास्तव में कठिन परिस्थिति थी। कुछ देर बाद राजा ने कहा, मैं दंड नहीं दूंगा, मैं सच जानने का प्रयास करूंगा। अगर उसने जानबूझकर गलत अफवाह फैलाई है तो दंड मिलेगा, और अगर वो किसी दुख या गलतफहमी की वजह से ऐसा कर रहा है तो मैं उसे समझने का प्रयास करूंगा। पंडित ने धीरे से कहा, यदि पूरा दरबार कहे कि आप कमजोर हो रहे हैं? राजा ने दृढ़ता से कहा, न्याय कमजोरी नहीं है, और जो राजा अपने सम्मान के लिए निर्दोष को दंड दे दे वो राजा नहीं, अत्याचारी है। पंडित कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, राजा भोज, अपनी आंखें खोलें। राजा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो राजा को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था, पर साथ ही साथ एक गहरी करुणा भी थी। पंडित ने कहा, अब आप तैयार हैं? राजा ने पूछा, पांडुलिपि? पंडित ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी थैली खोली। उसके भीतर से एक पुरानी ताम्रपत्र वाली पांडुलिपि निकाली। वो सुंदर थी, लेकिन साधारण। पंडित ने राजा को वो पांडुलिपि सौंप दी। राजा ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें केवल एक ही वाक्य लिखा हुआ था, बस एक ही वाक्य। जिस दिन राजा अपने अहंकार को जीत लेता है, उसी दिन उसे संसार जीत लेने की आवश्यकता नहीं रहती। राजा ने अचंभे से पूछा, पंडित जी, पूरी पांडुलिपि में केवल इतना ही? पंडित मुस्कुराए, ज्ञान को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये पांडुलिपि केवल मार्ग दिखाती है। मार्ग पर चलना आपको है। आपने जो सीखा है वही असली ज्ञान है। राजा के हृदय में भावनाओं की लहर दौड़ गई। पंडित बोले, अब आपका समय पूरा हुआ। लौट जाइए अपनी प्रजा के पास, अपने राज्य के पास। लेकिन याद रखिए कि राजा होना ताज पहनना नहीं, जिम्मेदारी उठाना है। राजा भोज ने पंडित के चरणों को स्पर्श किया। आपने मुझे वो दिया है जो किसी गुरु ने कभी नहीं दिया। पंडित ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जाइए, न्यायप्रिय राजा बनिए, वो राजा जिसकी याद सदियों तक की जाएगी। और उस दिन राजा भोज जब जंगल से लौटे थे तो वे वही राजा नहीं थे जो वहां गए थे। उनके कदमों में विनम्रता थी, दिल में श्रद्धा थी, और आंखों में दूर तक देखने की शक्ति। जब वे महल पहुंचे तो जनता ने उन्हें घेर लिया। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब वो राजा केवल सिंहासन का स्वामी नहीं, बल्कि हृदयों का भी राजा था। और इतिहास में लिखा गया कि उसी वर्ष से राजा भोज के राज्य में समृद्धि, शांति और न्याय की धारा बहने लगी, क्योंकि बदल गया था राज्य, और उससे पहले बदल गया था राजा।